डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर्स डीसी जनरेटर्स किसे कहते हैं? डीसी जनरेटर किसे कहते हैं? तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। डीसी जनरेटर होता क्या है? तो डीसी जनरेटर एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जनरेटर जादू का इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता, यह केवल दी गई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यह मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के आर्मेचर को घुमाती है और इस प्रकार से आर्मेचर कंडक्टरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। जनरेटर में इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करने के लिए निम्नलिखित 3 चीज़ें आवश्यक होती है। पहला जो होता है कंडक्टर, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा होता है मैकेनिकल एनर्जी। कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टरों को आर्मेचर के स्लॉट में डाला जाता है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जाता है। कुछ भी हो, सभी जनरेटर में अधिकांश इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रयोग किया जाता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जनरेटर के पोल सुपर इन फील्ड पोलों को लपटा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंडक्टर को घुमाने के लिए प्राइम मूवर से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। जनरेटर की शाफ्ट पर मैकेनिकल एनर्जी आर्मेचर कंडक्टर को घुमाने के लिए दी जाती है, जो चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है और ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। जनरेटर के फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो बताता है कि जब कभी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाता है तब कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है और पैदा हुई चुंबकीय ईएमएफ का मान काटे जाने वाले फ्लक्स की दर के समानुपाती होता है। क्या कहते हैं? जब कभी भी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाता है तब कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है और पैदा हुए ईएमएफ का मान काटे जाने वाले फ्लक्स की दर के समानुपाती होता है। कंडक्टर में पैदा हुए ईएमएफ अल्टरनेटर प्रकृति की होती है, जो जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्टरनेटिव करंट के रूप में देता है। अल्टरनेटर कहलाता है। इसका वर्णन 13 में दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट के रूप में देता है उसे डीसी जनरेटर या डायनमो कहते हैं। डायनमो और अल्टरनेटर में मुख्य अंतर यह है कि अल्टरनेटर में सप्लाई को इकट्ठा करने के लिए स्लिपरिंग यानी घुमाने वाला आर्मेचर की जाती है, जबकि डायनमो में इस काम के लिए कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है। यह कम्यूटेटर कंडक्टर में उत्पन्न अल्टरनेटिंग करंट को सर्किट के लिए डायरेक्ट करंट में बदलता है। कम्यूटेटर द्वारा एसी या का डीसी में परिवर्तन, कन्वर्सन ऑफ एसी इंटू डीसी। जिस विधि द्वारा कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है उसे नीचे दिया गया है। कॉइल ए बी और सी डी 2 भुजाएं नॉर्थ और साउथ पोल के प्रभाव में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। कॉइल की भुजा ए बी के कंडक्टर के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट S1 यानी आधी रिंग के साथ कॉइल की सी डी भुजा सेगमेंट S2 से जोड़ते हैं। ये सेगमेंट आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। इन सेगमेंटों से सप्लाई इकट्ठा करने के लिए 2 ब्रूस B1 और B2 लगा दिए जाते हैं। यह दोनों ब्रूस फिक्स स्थिर होते हैं। बाहरी लोड LM को बाहरी लोड LM को करंट देते हैं। जब कॉइल घूमेगा तब लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट के बारे में विचार किया जाएगा। चित्र 7.1 में जबकि कॉइल की भुजाएं पोलों के मध्य में कंडक्टर में कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होती है और लोड LM में कोई भी करंट नहीं है। 7.1 में कंडक्टर एक चक्कर 1/4 हिस्सा घूम चुका है और जब कॉइल भुजा CD नॉर्थ पोल के प्रभाव में, कॉइल भुजा AB साउथ पोल के प्रभाव में है। CD में उत्पन्न हुई करंट बाहर की तरफ, AB में अंदर की तरफ और कॉइल भुजा CD सेगमेंट S2 के साथ जुड़ जाती है। यह सेगमेंट ब्रूस B1 के साथ जुड़ा होता है, इसलिए करंट बाहरी लोड LM और L से M की ओर बहती है।
इस अवस्था में ब्रूस B1 पॉजिटिव बनता है। इस क्षण पर करंट वोल्टेज की अवस्था ग्राफ X बिंदु पर दिखाई गई है। चित्र में कंडक्टर को फिर से दूसरी एक चौथाई चक्कर के लिए घुमाते हैं और फिर इस अवस्था में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब है कि ईएमएफ अपने अधिकतम मान से शून्य तक आ चुकी है और करंट के ग्राफ को बिंदु Y पर दिखाया गया है। जब कंडक्टर को और अधिक घुमाते हैं तब इनमें फिर से ईएमएफ पैदा होती है, लेकिन अब कॉइल भुजा CD में करंट अंदर की तरफ और कॉइल भुजा AB बाहर की तरफ होती है। इस अवस्था में सेगमेंट S1 और ब्रूस B1 में संपर्क होता है जो फिर से पॉजिटिव करंट प्राप्त करता है। इसलिए फिर से रेजिस्टेंस LM में करंट की दिशा L से M की ओर ग्राफ में करंट की अवस्था को बिंदु Z पर दिखाया गया है। जब कॉइल भुजा और अधिक घूमती है तो कॉइल भुजा पोलों के मध्य में आ जाती है तो ईएमएफ शून्य हो जाती है। इसलिए इस क्षण पर लोड रेजिस्टेंस LM में करंट शून्य हो जाती है। ये इस तरह से दिखाया गया है पिक्चर्स में। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इसमें क्या होता है, एक A एंड B एंड C और ये D, यह इस तरह से चलता है डायरेक्शन वाइज। यह 0 to इस तरह से 180 फिर 360। पल्सेटिंग करेंट फोर्सेट, पल्सेटिंग करेंट फोर्सेट, पल्सेटिंग फॉर करेंट 8 सेट, इस तरह से। स्टडी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। चित्र 7.1b डी से स्पष्ट है कि कॉइल को एक दूसरे चक्कर में ब्रूस B1 हमेशा पॉजिटिव करंट प्राप्त करता है। दूसरे शब्द में ब्रूस B1 से करंट हमेशा एक ही दिशा में। यह करंट पल्सेटिंग की प्रकृति की है, लेकिन कई उद्देश्यों के लिए पल्सेटिंग करंट की अपेक्षा स्टेडी करंट की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आर्मेचर में बहुत से कंडक्टरों का प्रयोग करके इस कंपन को दोबारा कम किया जाता है। 90 डिग्री पर रखे दो कॉइलों को जोड़े परिणामिक ईएमएफ को ग्राफ में दिखाया गया है। परिणामिक ईएमएफ लगभग स्थिरांक व्यावसायिक मशीनों में आर्मेचर बहुत से कॉइल लिपटे हुए होते हैं। आर्मेचर को घुमाने के लिए टरबाइन प्रयोग किया जाता है। अब जनरेटर्स के पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, ये पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर के हैं। इसे बोला जाता है आई हुक, ये मेन पोल, इंटरपोल, इसे बॉल बियरिंग, और इसे बोला जाता है शाफ्ट, इसे बोला जाता है कार्बन ब्रश, राइजर, आर्मेचर, कूलिंग फैन, और इसे बोला जाता है बैरिंग कपलिंग, रियर इंड कवर एंड टर्मिनल बॉक्स, एंड इसे बोला जाता है वेंटिलेटर, योक, बेस प्लेट, कम्यूटेटर, स्लॉट, बाइंडर, बॉल बियरिंग, और इसे बोला जाता है आई बोल्ट, योक, फील्ड कॉइल, आर्मेचर कोर, शाफ्ट एंड एयर गैप एंड कम्यूटेटर, और ये पोल शू, ये बेड प्लेट। योक जो होता है मशीन की बॉडी को भी योक कहते हैं। योक मशीन की आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को पकड़ने का कार्य करती है। योक पर फील्ड पोलो को कसा जाता है। यह फील्ड पोलो द्वारा उत्पन्न हुई चुंबकीय रेखाओं को सरल रास्ता देता है। योक मेन पोल के केवल आधे फ्लक्स को ही गुजारती है, इसलिए योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया मेन पोल की अपेक्षा आधा रखा जाता है। योक चुंबकीय पदार्थ जैसे कि कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इसकी परमेबिलिटी अधिक होती है। छोटी मशीनों में जहां कीमत मुख्य आधार है और भार का कोई महत्व ना हो, वह मुख्य कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। जहां भार और एफिशिएंसी मुख्य आधार है, वहाँ बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील प्रयोग की जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि कास्ट आयरन सस्ता होता है और जिसकी परमेबिलिटी कास्ट स्टील की अपेक्षा आधी होती है। फील्ड पोल, फील्ड जो पोल होता है, छोटी मशीनों में पोल बॉडी या योक के साथ ढाल दिए जाते हैं, लेकिन
बड़ी मशीनों में पोल शू योक के साथ कस दिए जाते हैं। ये कास्ट स्टील या कास्ट आयरन के बने होते हैं क्योंकि यह चुंबकीय रेखाओं में कम रिलेक्टेंस उत्पन्न करते हैं। लिपटे हुए कॉइलों को पोल शू पर चढ़ा दिया जाता है। सभी फील्ड कॉइल 4 या 6 जैसी अवस्था में इस प्रकार से जोड़ते हैं कि साथ साथ वाले पोल विपरीत पोलरिटी उत्पन्न करें। फील्ड कॉइल के सिरों के टर्मिनल बॉक्स ले जाते हैं। एक 4 पोल की मशीन और चुंबकीय रास्तों के रेखाओं के रास्ते को दिखाती है। इन पोलों का कार्य फील्ड कॉइलों को पकड़ना और मशीन में चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। फील्ड पोल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, परंतु बहुत से जनरेटर जिसमें मैग्नेट कहते हैं परमानेंट मैग्नेट प्रयोग किए जाते हैं। पोल शू और आर्मेचर कोर के खाली स्थान को एयर गैप कहते हैं। पोल शू और आर्मेचर कोर के खाली स्थान को एयर गैप कहते हैं। आर्मेचर कोर वाइंडिंग, जो आर्मेचर कोर वाइंडिंग होता है, आर्मेचर एक बेलनाकार ड्रम है जो सिलिकॉन स्टील या हिस्टैरिसीस हानियों को कम करता है कि पतली गोल स्टैंपिंग का बना होता है, इससे वाइंडिंग होती है। इसे बोलते हैं आर्मेचर कोर। ये शाफ्ट है और ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर बिना वाइंडिंग का आर्मेचर। कोर चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कम रिलेक्टेंस पैदा करती है। स्टैंपिंग एक दूसरे से सलाख वायरलेस पतले पेपर बटर पेपर द्वारा इंसुलेट की जाती है। एडी करंट के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए स्टैंपिंग की मोटाई 0.35 से 0.5 एम तक बदलती रहती है। आर्मेचर की परिधि पर खांचे बना दिए जाते हैं जिनमें कंडक्टरों को डाल दिया जाता है। इन स्टैंपिंग की शाफ्ट पर एक की तरह मजबूत से फिट कर दिया जाता है। आर्मेचर चुंबकीय पोलों के बीच में स्वतंत्रता से घूमता है। शाफ्ट की एक तरफ कम्यूटेटर और दूसरी तरफ हवा फेंकने के लिए एक पंखा फिट होता है। आर्मेचर 3 मुख्य कार्य करते हैं। पहला, यह कंडक्टर को स्थान देता है। दूसरा, इसके कारण कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हैं। तीसरा, यह कम रिलेक्टेंस देता है। आर्मेचर 2 प्रकार के होते हैं, एक रिंग प्रकार का आर्मेचर, एक ड्रम प्रकार के आर्मेचर। आजकल ड्रम प्रकार के आर्मेचर का प्रयोग अधिक किया जाता है। आर्मेचर की परिधि पर खांचे बना दिए जाते हैं। ये खांचे निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ओपन स्लॉट होता है। दूसरा जो होता है सेमी स्लॉट आधे बंद यानी क्लोज स्लॉट होता है। तीसरा, कम्यूटेटर अब किसे कहते हैं? कम्यूटेटर यह एक इलेक्ट्रिक यंत्र है जो स्वचालित ढंग से कॉइल की दिशा की करंट को बदलता है। यह बेलनाकार होता है। यह हार्ड कॉपर सेगमेंटों का बना होता है जो एक दूसरे से और शाफ्ट से माइका द्वारा इंसुलेटेड होती है। इसे बोला जाता है नट। इसको बोला जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट। इसको बोला जाता है स्टील भी स्लीव, माइका इंसुलेशन, राइजर, स्टील भी इंड रिंग, नट, कम्यूटेटर सेगमेंट, स्टील भी स्लीव, इसको शाफ्ट और इसको माइका इंसुलेशन। और इसे बोला जाता है राइजर। कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्यूटेटर, सेक्शनाइज्ड व्यू। कुछ कटे हुए कम्यूटेटर का चित्र। बी में है कम्यूटेटर का कटा हुआ चित्र। कम्यूटेटर शाफ्ट के एक सिरे पर फिट होता है। अधिकांश यह पुली के विपरीत दिशा में फिट होता है। प्रत्येक कम्यूटेटर सेगमेंट का एक सिरा उठा होता है जिसे राइजर कहते हैं। इन राइजरों पर आर्मेचर कॉइल के सिरों को जोड़ा जाता है। ब्रश जो होता है छोटी मशीनों में करंट एकत्रित करने के लिए कार्बन के ब्रूस और बड़ी मशीनों में अधिक करंट के लिए कार्बन कॉपर एलॉय या कॉपर ब्रूस बनाए जाते हैं। प्रत्येक ब्रूस खोखली पीतल की छड़ों में रखी जाती है जिसे ब्रूस होल्डर कहते हैं ताकि यह फिसलकर इसमें जा सके। स्प्रिंग दबाव में ये कम्यूटेटर पर लगे होते हैं। ब्रूस के क्षेत्रफल के अनुसार स्प्रिंग का दबाव 0.1 से 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बदलता है। इसके दबाव के साथ साथ लगे हुए लीवर के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। ये आर्मेचर से करंट एकत्र करते हैं और उसे बाहरी सर्किट को देते हैं। ये है आपका फ्लेक्सिबल लीड या पिगटेल। इसे बोला जाता है स्लाइडिंग स्लॉट फॉर स्पिंडल। इसे कार्बन ब्रश बोला जाता है। इसको बोला जाता है स्प्रिंग टेंशन एडजस्टमेंट और इसे बोला जाता है स्प्रिंग
स्पाइरल स्प्रिंग। और यह है ब्रश बॉक्स। ब्रूस लीड को पिगटेल भी कहते हैं। यह कार्बन से जुड़ी तार का टुकड़ा है। यह कॉपर कंडक्टर का बना होता है। इसका काम ब्रूस और बारी सर्किट में संबंध बनाना होता है। ब्रश रॉकर इसके ब्रूस गियर भी कहते हैं। यह एक गोल सर्कुलर रिंग का बना होता है जो स्टड द्वारा फ्रंट एंड प्लेट पर फिट होता है। स्टड के सुराखों में खांचा बने होते हैं ताकि ब्रूस रॉकर को आगे पीछे किसी भी आवश्यक स्थिति में कम्यूटेटर पर रखा जा सके। फ्रंट एंड कवर कभी कभी फ्रंट एंड कवर को कम्यूटेटर एंड प्लेट भी कहते हैं। इसमें ब्रूस बियरिंग, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग लगे होते हैं। फ्रंट एंड कवर पर ब्रूस गियर लगा होता है। कुछ भी मोटर की अवस्था में पुली की तरह कवर को फ्रंट एंड कवर कहते हैं। यह कास्ट आयरन का बना होता है और ये योक के साथ कसा जाता है। रियर एंड कवर यह भी कास्ट आयरन का बना होता है और बॉडी के साथ कसा जाता है। इसमें भी बियरिंग लगे होते हैं। मशीन को ठंडा रखने के लिए दोनों एंड कवरों में खांचे बने होते हैं। कूलिंग फैन कास्ट आयरन का बना होता है और कम्यूटेटर शाफ्ट के विपरीत दिशा में फिट होता है। जैसा कि आर्मेचर घूमना शुरू करता है यह भी घूमता है और आर्मेचर को ठंडा करने के लिए ताज़ी हवा देता है।